डिफेंस डिफेंस पार्टनरशिप में डिफेंस एक्सरसाइज, एक्सचेंज, डिफेंस पर्सनल, आर्म्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ज्वाइंट आर्म्स प्रोडक्शन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक में ट्रेड, फ्यूल, इंडिया एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट। गठबंधन नहीं है, जबकि भारत का अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है और भारत वर्तमान में एलाई है। मल्टी अलाइनमेंट, बहुत्रुटीयता या गुटनिरपेक्षता, अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक नीति के माध्यम से चीन को प्रति संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वाड, काउंटर बैलेंस, जबकि भारत इंडो पैसिफिक के द्वारा आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। चौथा, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के अंतर्गत भारत एससीओ में भी, आरआईसी में भी तथा जेएआई जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी है। इसीलिए भारत की विदेश नीति का मूल आधार सामरिक स्वायत्तता है, जिसका अभिप्राय है कि भारत किसी महाशक्ति के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेगा, बल्कि अपने हितों एवं प्राथमिकता के अनुसार संबंधों का निर्माण करेगा। इसीलिए चीन भारत, अमेरिका और जापान के साथ सामरिक संबंधों पर आपत्ति व्यक्त करता है, जबकि अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत का प्रयोग करना चाहता है, जबकि भारत के द्वारा अपनी प्राथमिकता के आधार पर सभी के साथ संबंध बनाना चाहता है। इशू बेस्ड अलाइनमेंट, डोकलाम इशू, एक में इट इज़ द पावर रिवाइलरी इंडिया एंड चाइना, दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइडर भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, तीसरा ओबीआर ट्रेड इशू, जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित, चीन प्लस भूटान सीमा पर जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को प्रभावित करें। क्वेश्चन, भारत ने नेपाल एवं अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ जल विभाजन की जिस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या आपके विचार में भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के जल विभाजन पर चीन के साथ भी उसी के समान संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए? एक में इंट्रोडक्शन, दूसरा ब्रह्मपुत्र इशू, तीसरा चाइना इशू, चौथा नेपाल अदर्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CEPC। जियो पॉलिटिकल CPEC, सिंकियांग लैंडलॉक सेंट्रल एशिया, जियो स्ट्रेटेजिक ग्वादर इंडियन ओशियन, जियो इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। शक्ति संतुलन क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति प्रबंधन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन, शक्ति संतुलन एक सामूहिक सुरक्षा के मध्य संबंधों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन, शक्ति संतुलन एक संकीर्ण अवधारणा है, टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। फॉर्मेट परिचय, शक्ति संतुलन का सामान्य अर्थ लगभग दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच लगभग समान क्षमता, जिसे कि वे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करें। मार्टन के प्लान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम के तहत यह कहा था कि शक्ति संतुलन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 या 5 बड़ी शक्तियां होती हैं। ये परस्पर संतुलन बनाए रखते हैं। अगर कोई भी राज्य अत्यधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करता है तो दूसरे राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उस राष्ट्र की शक्ति का कम करें। इसके लिए अगर युद्ध आवश्यक हो तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। शक्ति संतुलन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इक्विलिब्रियम संतुलन। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें महाशक्तियों के बीच स्थिरता हो, कोई युद्ध की संभावना न हो। संतुलन की स्थिति वही होता है जहाँ पर समान शक्ति हो, लेकिन यदि इसका परीक्षण के लिए युद्ध हो तो संतुलन नहीं रहता है। तीसरा, अस्थायी और अस्थिर। शक्ति संतुलन कभी भी अस्थायी नहीं होता, बदलते परिवेश में यह बदलते रहता है। कोई भी विशेष शक्ति संतुलन केवल कुछ समय के लिए ही रहता है, क्योंकि दो महाशक्तियाँ तभी तक स्थिरता बनाए रखता है जब तक एक दूसरे की दोनों की शक्ति से भय हो।
तीसरा, सक्रिय प्रयत्नों के द्वारा प्राप्ति, क्योंकि शक्ति संतुलन की स्थिति तभी होती है जब समान शक्ति सामने हो। यदि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाता है तो निश्चित ही शक्ति में असंतुलन होगा। इसीलिए राज्य को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। अगर उनको जीवित रहना है, जो देश अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है उसे दबा देना चाहिए, जिससे संतुलन की स्थिति बनी रहे। इसके लिए यदि युद्ध भी लड़ना पड़े तो हमेशा तैयार रहें। चौथा, यथा स्थिति का समर्थक, शक्ति संतुलन की नीति पूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है, किंतु जो शक्ति यथा पूर्व स्थिति के पक्ष में होती है और नए परिवर्तनों को स्वीकार करने के विरोधी होती है, वह प्रायः असफल होते हैं। शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वह केवल प्रतिगामी नीति न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता रखती है। पाँचवें, शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होता है। रिएक्शनरी प्रतिगामी भूतकाल व्यवस्था को बनाए रखता है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर कर पाना असंभव है। दो गुटों की स्थिति बराबर है या नहीं, इसका परीक्षण केवल युद्ध की स्थिति में किया जा सकता है। जिस शक्ति संतुलन के रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध की समाप्ति पर उसकी स्थापना कर पाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। युद्ध की समाप्ति के बाद नया शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है। पुराने शक्तिशाली देश शक्तिहीन हो जाते हैं और नए देश युद्ध में शक्तिशाली होकर उभरते हैं। छठा, शक्ति संतुलन के प्रति वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दृष्टिकोण। शक्ति संतुलन को राजनीतिज्ञ और इतिहासकार अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। इसमें राजनीतिज्ञों का विषयनिष्ठ दृष्टिकोण होता है, जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली हो, जिसमें राष्ट्र अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। जबकि इतिहासकार का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण ऑब्जेक्टिव है। उनके अनुसार शक्ति संतुलन तब स्थापित होता है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग समान हो तथा इसमें कोई तीसरा गुट संतुलक बैलेंस का कार्य करता हो, अर्थात तीसरा गुट उन दो गुटों में से जिसके साथ मिलता है। शक्ति संतुलन उसी के पक्ष में रहता है, शक्ति का उपकरण नहीं, शांति का उपकरण नहीं। शक्ति संतुलन सक्रिय परिवर्तनों द्वारा प्राप्त होता है। इसके तात्पर्य है कि एक राष्ट्र को हमेशा सजग एवं सक्रिय रहना होता है कि कहीं दूसरा राष्ट्र अधिक शक्तिशाली नहीं तो बन रहा है। यदि दूसरा राष्ट्र शक्तिशाली बनने का प्रयास करता है तो उसे दबा देना चाहिए। अगर इसके लिए युद्ध आवश्यक हो तो इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। 8वें, बड़ी शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता होते हैं। शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होता है, क्योंकि उसके पास शक्ति होती है। छोटे राज्य तो इसका शिकार होते हैं तथा दर्शक के रूप में रहते हैं। राज्य की बहुलता एक आवश्यक शर्त। शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी स्थापित होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियाँ हों तथा जिसमें से प्रत्येक शक्ति संबंधों में एक विशिष्ट संतुलन या तुल्य भारिता कायम करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। इकाइयों की अधिक संख्या तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त न करने का नियम दोनों ही शक्ति संतुलन का मूल लक्षण है। 10वें, राष्ट्रीय हित इसका आधार होता है, क्योंकि राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए ही कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन में सम्मिलित होता है। 11वें, 1815 से लेकर 1914 तक शक्ति संतुलन का सुनहरा योद्धा। शक्ति संतुलन की पूर्व अवधारणाएं। 1 में राज्य अपने सभी साधनों, जिसमें युद्ध भी सम्मिलित है, अपने अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष हमेशा खतरा उपस्थित रहता है, इसीलिए संभावित युद्ध के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। तीसरा, सापेक्षिक शक्ति को पूर्व कल्पना की जा सकती है। चौथा, शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्य को आक्रमण का भय दिखाकर या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त कर अपने हितों की रक्षा की जा सकती है। 5वें, प्रत्येक राजनीतिज्ञ विदेश नीति का अनुसरण शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर करते हैं। स्पाइकमैन ने शक्ति संतुलन की 3 मूलभूत अवधारणाएं को स्वीकार किया। 1 में जो राष्ट्र शक्ति संतुलन की अवधारणा को अपनाता है उसे अपनी समझौता या विचारधारा बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि परिस्थिति की ऐसी मांग हो। दूसरा, अगर कोई भी राष्ट्र यह पाता है कि किसी विशेष शक्ति का प्रभाव धमकाने वाली सीमा तक बढ़ गया है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
तीसरा, युद्ध की स्थिति में किसी भी इकाई को पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहिए। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन: एक में क्षतिपूर्ति, दूसरा गठबंधन, तीसरा हस्तक्षेप या हस्तक्षेप, चौथा फूट डालो एवं शासन करो, पाँच में मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट, छठा सशस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन आवश्यक है। यह विश्व शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी भी राष्ट्र को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकता है। इसके समर्थकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित कारणों से शक्ति संतुलन आवश्यक है। एक में शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिरता स्टेबिलिटी का स्रोत है। दूसरा, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के अनुरूप है। यह युद्ध के खतरों से बचाता है तथा विश्व शांति चाहता है। तीसरा, इससे राज्यों की बहुसंख्या सुनिश्चित होती है, अन्यथा कोई एक बड़ा शक्ति अन्य राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लेगा। चौथा, यह छोटे छोटे राज्यों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। पाँचवें, यह युद्ध को हतोत्साहित करता है। छठा, यह साम्राज्यवाद पर अंकुश लगाता है। शक्ति संतुलन के समर्थकों के विपरीत इसके आलोचकों का मानना है कि शक्ति संतुलन अवास्तविक, अस्पष्ट तथा अपर्याप्त सिद्धांत है। उनका यह कहना है कि यह समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। वे शक्ति संतुलन के किसी भी पक्ष को व्यवहारिक नहीं मानते। उनके अनुसार, एक में शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्र एक स्थिर इकाई नहीं है, इसकी शक्ति बदलती रहती है। तीसरा, एक शक्ति के प्रधानता से भी शांति बनाकर रखा जा सकता है। चौथा, वह एक संकीर्ण विचारधारा है जिसमें युद्ध को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पाँचवें, यह काल्पनिक है क्योंकि यह दो राष्ट्रों या समूहों को एक समान शक्तिशाली मानता है। इस समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता: एक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की प्रधानता की समाप्ति। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक वातावरण में परिवर्तन, अर्थात वर्तमान में सभी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपना हित मनवाना चाहता है। तीसरा, प्रचार मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक युद्ध का उदय राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में। चौथा, विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका। पाँचवें, प्रमुख शक्तियों की संख्या में कमी। छठा, द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति तथा बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय। सातवें, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का लुप्त होना। आठवें, संतुलक का लुप्त होना। नौवें, युद्ध की वातावरण में परिवर्तन। 10 में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का प्रादुर्भाव। निष्कर्ष: मानव स्वभाव से ही ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप युद्ध होते रहता है, और यह तथ्य प्राचीन काल से ही आलोचना के बावजूद भी सर्वमान्य है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष एवं सहयोग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसीलिए शक्ति संतुलन भी सदैव एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में रहेगा। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, बर्लिन के दीवार का टूटना इत्यादि ने यह संभावना व्यक्त की थी कि शक्ति संतुलन अप्रासंगिक हो जाएगा, परंतु वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भी बहुध्रुव का उदय हो रहा है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की प्रयास की जा रही है। रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं, जो पुनः शक्ति संतुलन की व्यवस्था की प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है। सामूहिक सुरक्षा: वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक सभी के लिए, एक सभी के लिए एवं सभी एक के लिए। ए में आक्रामक हो तो सभी मिलकर ए पर अटैक करते उसके पावर का कम करेगा। क्वेश्चन: शक्ति संतुलन एवं सामूहिक सुरक्षा के मध्य संबंधों को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन: संयुक्त राष्ट्र संघ में सामूहिक सुरक्षा से संबंधित अवधारणा। परिचय: सामूहिक सुरक्षा की मूल अवधारणा यह है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा अगर दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया जाता है तो उसका सामना सभी राष्ट्र सामूहिक तौर पर करेगा। युद्ध या आक्रमण को सामूहिक सुरक्षा विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। लीग ऑफ नेशंस की घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु इसकी असफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनः सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया गया। सामूहिक सुरक्षा इस मूलभूत अवधारणा पर आधारित है कि एक के विरुद्ध युद्ध सभी के विरुद्ध युद्ध, और एक के साथ मित्रता तो सभी के साथ मित्रता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा की वकालत की गई और यह कहा गया है कि सभी राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सहयोग दें। सामूहिक सुरक्षा की प्रवृत्ति या विशेषताएं: एक राष्ट्र की सुरक्षा दूसरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों का मुकाबला सभी राष्ट्र मिलकर एक साथ करेंगे। तीसरा, शक्ति प्रबंधन या विश्व शांति सामूहिक सुरक्षा से सुनिश्चित किया जा सकता है। 5 में
चौथा, युद्ध या आक्रमण हमेशा होता रहता है। पाँचवें, एक राष्ट्र की सुरक्षा विश्व सुरक्षा का अभिन्न भाग है। आक्रमण को समाप्त करने के लिए सभी राष्ट्र सामूहिक परिवर्तन करेंगे। यह विश्व शक्ति आधिपत्य या प्रभुत्व का समर्थक है, न कि किसी राष्ट्र का। छठा, यह विश्व सरकार की स्थापना का पक्षधर है। सातवें, सामूहिक सुरक्षा आक्रमण के विरुद्ध निवारक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा के लिए शत्रु युद्ध अथवा आक्रमण है, न कि राज्य। सामूहिक सुरक्षा की उपरोक्त अवधारणा को निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। ए में एग्रेसिव स्टेट सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा की पूर्व अवधारणा है। युद्ध एक में युद्ध में राज्य यह निर्धारित करेंगे कि कौन आक्रमणकारी तथा उसके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेंगे। दूसरा, युद्ध रोका जाए चाहे उनके पीछे कोई भी कारण हो। तीसरा, सभी राज्य अपना निर्णय लेने में सक्षम है और युद्ध को रोकने में शीघ्र ही सामने आएंगे। तीसरा, सभी राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति के रूप में आक्रमण रोकें। चौथा, आक्रमणकारियों के लिए आक्रमणकारी के विरुद्ध शक्ति प्रयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। पाँचवें, भविष्य में युद्ध होते रहेंगे। छठा, सामूहिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व अति आवश्यक है। उपरोक्त अवधारणा की परीक्षण। एक में सामूहिक सुरक्षा की प्रथम अवधारणा है कि राज्य निर्धारित करेंगे कि कौन आक्रमणकारी है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। आक्रमणकारी एवं उसके मित्र दूसरे को आक्रमणकारी मानते हैं। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा की अन्य अवधारणा है कि युद्ध को रोकने के लिए राज्य सामने आएंगे, परंतु व्यवहार में राज्य अपने हित के आधार पर काम करते हैं, न कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर। साथ ही शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य अगर कमजोर राष्ट्र होता है वह आक्रमणकारी की पहचान बताने के लिए सामने नहीं आएंगे। सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन का उद्देश्य। एक में दोनों का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा। दूसरा, दोनों का उद्देश्य युद्ध रोकने के लिए शक्ति अधिपत्य है, जिससे कि आक्रमणकारी को हराया जा सके। तीसरा, दोनों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध आवश्यक है। चौथा, दोनों यह मानते हैं कि संप्रभुता संपन्न राष्ट्र आक्रमण की समाप्ति साझे प्रयत्नों द्वारा करना चाहते हैं। पाँचवें, दोनों आक्रमण की समाप्ति के लिए सैनिक सहयोग में विश्वास रखते हैं। सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन में असमानताएं। एक में शक्ति संतुलन प्रतियोगी व्यवस्था है, जबकि सामूहिक सुरक्षा सहयोगी व्यवस्था है। दूसरा, शक्ति संतुलन भय पर आधारित है, जबकि सामूहिक सुरक्षा भय पर शक्ति संतुलन में शत्रु का पता रहता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में शत्रु का पता नहीं रहता है। शक्ति संतुलन का आधार साझे हित तो सामूहिक सुरक्षा का आधार विश्व शांति एवं सुरक्षा है। पाँचवें, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बिना तो सामूहिक सुरक्षा इसके द्वारा ही कार्य करते हैं। सामूहिक सुरक्षा की आलोचना। एक में यह स्वरूप तथा क्षेत्र में आदर्शवादी है। दूसरा, यह पूर्व कल्पना कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी का नाम बताने के लिए सामने आएगा और सामूहिक कार्यवाही करेंगे, एक काल्पनिक अवधारणा है। तीसरा, सामूहिक सुरक्षा की यह अवधारणा कि सभी एक के लिए और एक सभी के लिए एक आदर्शवादी अवधारणा है, व्यवहारिक नहीं। चौथा, कभी कभी आक्रमणकारी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। पाँचवें, यह युद्ध की अवधारणा को स्वीकार करता है। छठा, यह युद्ध के समय किसी को तटस्थ नहीं मानता। यह एक सीमित अवधारणा है क्योंकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ है, जैसे नाटो, सीएटो, सेंटो, वर्साय इत्यादि। अगर इन संधियों में सम्मिलित देशों के विरुद्ध आक्रमण किया जाता है तो सभी मिलकर उसका सुरक्षा करेंगे। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा की स्थिति सीमित हो जाती है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की असफलता के पीछे कारण एक में एकीकृत विश्व समाज की अवधारणा के अभाव। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा की ऊंची कीमत तथा जोखिम। तीसरा, लागत तथा जोखिम उठाने के समय होने वाली असमानताएं। चौथा, राष्ट्र विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनिश्चित प्रवृत्ति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते। पाँचवें, आक्रमण की परिभाषा देने तथा आक्रमणकारी को निश्चित करने की समस्या। छठा, व्यापार में सामूहिक सुरक्षा ही महाशक्तियों की इच्छा पर आधारित। सामूहिक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्धोपरांत सामूहिक सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, परंतु लीग ऑफ नेशंस सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा एवं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1.50 करोड़ लोग मारे गए एवं लगभग 2.50 करोड़ लोग घायल हुए। असीमित संपत्ति की बर्बादी हुई, जिसने विश्व मानवता को झकझोर कर रख दिया।
इसीलिए युद्धोपरांत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की मांग की गई है जो विश्व शांति सुनिश्चित कर सके और महाशक्तियों के बीच अनेक दौर के वार्तालाप के पश्चात अंततः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसकी अनेक आलोचना की जा सकती है, परंतु इस संदर्भ में इसे सफल संगठन कहा जा सकता है कि 1945 से अब तक इसने तृतीय विश्व युद्ध को रोक कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा की प्रयास एक में प्रथम शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 को कोरिया युद्ध के दौरान, दूसरा द्वितीय शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1956 में सुएज संकट के दौरान, तीसरा तृतीय शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1956 हंगरी संकट के दौरान, चौथा चतुर्थ शांति के लिए एकता प्रस्ताव एवं सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1991 खाड़ी युद्ध के दौरान। नोट: विश्व शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है, परंतु किसी भी कारण से अगर सुरक्षा परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असफल रहती है तो ऐसी स्थिति में यदि सामान्य सभा अपने 2/3 बहुमत से शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कर देती है तो सुरक्षा परिषद की असहमति के बावजूद भी इसे पारित माना जाता है। निष्कर्ष: शीत युद्ध, परमाणु युद्ध का खतरा, क्षेत्रीय संधि इत्यादि ने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को मृतप्राय बना दिया, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ एक शक्ति संतुलन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को पूर्णतः सक्षम प्रणाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी 3 आदर्श स्थितियां इस प्रकार हैं। एक में आक्रमण के विरुद्ध सार्वभौमिक शक्ति का प्रबलता, दूसरा आक्रमणकारी की पहचान, तीसरा राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा सामूहिक सुरक्षा की प्रबलता। चौथा, उपरोक्त स्थितियां सामूहिक सुरक्षा को प्रायः मृतप्राय बना देती है, परंतु इसके बावजूद भी सामूहिक सुरक्षा ने मानवता के सामने यह विचार व्यक्त रूप में रख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर कार्य करना चाहिए। पाठ: शीत युद्ध, कोल्ड वार। पंचम सोपान 1962 से 1969। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं: एक में पीटीबीटी पर हस्ताक्षर, दूसरा बी में एनपीटी पर हस्ताक्षर। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1959 से 63। पीटीबीटी एक में कोई वायुमंडल में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, दूसरा समुद्र नीतल बेनेथ द ओशियन पर परमाणु परीक्षण नहीं, तीसरा अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर भी प्रतिक्षेप या मनाही। एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि 1968। विश्व एक में न्यूक्लियर हैव्स P5 सिग्नेटरी, न्यूक्लियर हैव्स नॉट सिग्नेटरी, थ्रेशहोल्ड कंट्री नॉन सिग्नेटरी। विश्व में न्यूक्लियर हैव सिग्नेटरी, न्यूक्लियर हैव नॉट सिग्नेटरी, थ्रेशहोल्ड कंट्री नॉन सिग्नेटरी। सिग्नेटरी में नॉन कोऑपरेशन इज पॉसिबल, नो कोऑपरेशन इज पॉसिबल। और सिग्नेटरी और नॉन सिग्नेटरी में नो कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, और सिग्नेटरी और नॉन सिग्नेटरी में नॉन कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। 6th फेज या देयता या तनाव शिथिल 1969 से 1978। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटना: एक में स्टार्ट संधि पर वार्तालाप, दूसरा व्यापार, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच अनेक संधि। स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिएक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिएक्शन ट्रीटी। 7th फेज या नवीन शीत युद्ध 1979 से 1991। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं: एक में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण, दूसरा दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध की संभावना। शीत युद्ध का प्रभाव: एक में दोनों महाशक्तियों ने अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बनाने का प्रयास किया, जिससे दोनों के बीच शस्त्र होड़ प्रारंभ हो गई। दूसरा, दोनों शक्तियों के द्वारा गठबंधन नाटो एवं प्रति गठबंधन वार्सा का निर्माण। तीसरा, महाशक्तियों के बीच शस्त्र होड़ के कारण एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नवोदित स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। चौथा, शीत युद्ध के कारण विश्व बंधुत्व की भावना में कमी। 5वें, अस्त्र शस्त्र निर्माण पर अत्यधिक खर्च के कारण विकासात्मक गतिविधियों में कमी, जिससे आम लोगों की जीवन स्तर निम्न हुआ। 6ठा, संयुक्त राष्ट्र संघ निष्प्रभावी। नवीन एवं पुराने शीत युद्ध में अंतर: एक में पुराने शीत युद्ध में गठबंधन के सदस्य राष्ट्र सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, परंतु नवीन शीत युद्ध में नहीं। दूसरा, पुराने शीत युद्ध में आणविक अस्त्र शस्त्र का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं था। तीसरा,
दोनों महाशक्तियों परंपरागत अस्त्र शस्त्रों पर जोर देते थे, जबकि नवीन शीत युद्ध में परमाणु अस्त्र शस्त्रों की भूमिका बढ़ गई। चौथा, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण नवीन शीत युद्ध अत्यधिक खतरनाक हुए। पांचवें पुरानी शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों विश्व नेतृत्व प्राप्त करना चाहते थे, परंतु नवीन शीत युद्ध आणविक संरचना पर आधारित था। छठा, पुराना शीत युद्ध विचारधारा पर आधारित था, जबकि नवीन शीत युद्ध शस्त्र होड़ पर। सातवें, पुराना शीत युद्ध के दौरान अमेरिका लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक होने के बावजूद भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन किया, जिससे विश्व के अनेक देशों का झुकाव समाजवाद या सोवियत संघ की ओर हुआ। साथ ही इस दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अत्यधिक विकास हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति। एक में शीत युद्ध की समाप्ति का महत्वपूर्ण कारण। एक में माल्टा सम्मेलन 1989, इसके द्वारा दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र शस्त्र की होड़ में कमी लाने की घोषणा की। बी में गोर्बाचोव द्वारा ग्लास्नोस्ट स्वतंत्रता कार्यक्रम की शुरुआत। सी में पेरिस्ट्रोइका पुनर्संरचना निजीकरण पर जोर। सी में वाशिंगटन सम्मेलन 1990। ई में स्टार संधि का अनुमोदन। एफ में अमेरिका एवं रूस के द्वारा सार्वभौमिक स्तर पर अस्त्र शस्त्र कम करने की उद्घोषणा। वह तत्व जो शीत युद्ध की समाप्ति में योगदान दिया। एक में परमाणु अस्त्र शस्त्र के दृष्टिकोण से दोनों महाशक्ति लगभग बराबर। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को विश्व के अनेक भागों में सैनिक अड्डा बनाना पड़ता था, जो अत्यधिक खर्चीला था। तीसरा, दोनों महाशक्तियों ने यह महसूस किया कि क्षेत्रीय युद्ध उसके लिए लाभदायक नहीं है। सोवियत संघ के विघटन 1991 के साथ ही औपचारिक रूप से शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्धोत्तर विश्व के लिए निम्नलिखित परिकल्पना की गई थी। एक में महाशक्ति सैन्य गठबंधन एक दूसरे को संतुलित करने के लिए नहीं बनाएंगे। दूसरा, नवीन अस्त्र शस्त्रों की विकास का कोई औचित्यता नहीं होगी, इससे अस्त्र शस्त्रों पर खर्च कम होगा, जिससे आर्थिक विकास एवं विश्व शांति स्थापित होगी। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों महाशक्तियों से समान दूरी एवं शस्त्र होड़ में सम्मिलित नहीं होने की नीति पर आधारित थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अब इसे नया भूमिका तलाश करना होगा। चौथा, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान, जैसे कश्मीर, कोरिया, नहीं हो पाई थी। अब यह आशा किया जाता है कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पाँचवें, शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप भारत को भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा। अब भारत रूस से सोवियत संघ के समान सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता। छठा, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान की मदद से भारत को तथा चीन की मदद से सोवियत संघ को नियंत्रित करना चाहता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। साथ सोवियत संघ के विघटन के पश्चात आर्थिक दृष्टिकोण से रूस कमजोर हो गया है। ऐसी स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इनका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर होगी। 9 में शीत युद्ध के दौरान भारत एवं पाकिस्तान क्रमशः सोवियत संघ एवं अमेरिका के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करता है, जो अब संभव नहीं है। 21वीं सदी में शीत युद्ध। फर्स्ट पार्ट, शीत युद्ध, कोल्ड वार। क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी शीत युद्ध जारी है? क्वेश्चन, 21वीं सदी में शीत युद्ध आर्थिक आधार पर न कि सैनिक आधार पर लड़ा जाएगा। क्वेश्चन, अमेरिका की प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अनेक देश परस्पर मिल रहे हैं, जिससे शीत युद्ध पुनः प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के विकास एवं उत्पत्ति को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, नवीन एवं पुरानी शीत युद्ध में अंतर करते हुए शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बताएं। फॉर्मेट परिचय। शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच संदेह, भय, घृणा एवं प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, और इस दौरान ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है कि अपने को शक्तिशाली एवं दूसरे को कमजोर बनाया जा सके, परंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध का उदय। एक में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात कुछ विचारक यह मानते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ 1917 में बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के पश्चात से प्रारंभ हो गया, जब लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, जो पूंजीवाद का कटु आलोचक था, जिसके कारण पूंजीवादी देश एवं समाजवादी देशों में टकराव प्रारंभ हो गया। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश विचारकों का मानना है कि शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ थे, तो उनके बावजूद भी अमेरिका द्वारा चलाई जा रही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी रूस को नहीं दी गई, जबकि अन्य गठबंधन के राष्ट्रों को यह पता था। इसके अतिरिक्त जब रूस पर जर्मनी ने आक्रमण किया तो रूस के बार बार
सहायता के लिए अपील करने पर भी अमेरिका ने सहायता नहीं की और द्वितीय मोर्चा खोलने में विलम्ब किया। रूस को यह भी शिकायत थी कि जब जापान पराजित होने वाला था तो ऐसी स्थिति में उस पर आणविक अस्त्र शस्त्र से आक्रमण क्यों किया गया, तथा जब जर्मन सेना रूसी सैनिक के समक्ष समर्पण करने वाला था तो अमेरिका एवं ब्रिटेन ने पश्चिमी जर्मनी में हस्तक्षेप क्यों किया। शीत युद्ध का आधार एक में परस्पर विरोध, अमेरिका एवं सोवियत संघ में विचारधारा को लेकर विरोध था तथा दोनों अपने अपने गुटों को शक्तिशाली बनाना चाहता था। दूसरा विचारधारात्मक रूप से बटा हुआ लोकतंत्र बनाम साम्यवाद, स्वतंत्र भूमि बनाम निरंकुशतावाद। इन सभी विचारधाराओं के संबंध में विरोध एक बार फिर पश्चिमी तथा साम्यवादी राजनीतिकों की भाषणों तथा दिमागों में प्रधान हो गया तथा इन्होंने एक दूसरे के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए नीतियाँ बनाना प्रारंभ कर दी। तीसरा परस्पर अविश्वास की भावना, विभिन्न रवैयों पर मतभेदों के कारण एक दूसरे के प्रति अविश्वास तथा भय पैदा हो गया। तीसरा परिणाम स्वरूप पश्चिमी शक्तियाँ एक बार फिर साम्यवादी संकट के विषय में सशंकित हो गई थी, जैसा कि विश्व राजनीति में सोवियत संघ की शक्ति के उत्थान से ही प्रकट था तथा सोवियत संघ ने पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया था। शीत युद्ध का सोपान 1946-1949 दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं। एक में ट्रूमैन सिद्धांत, मार्च 1947 के ट्रूमैन थ्योरी ने अमेरिका के विदेश नीति में परिवर्तन को प्रोत्साहित दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ की बढ़ती भूमिका तथा शक्ति को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित करना तथा बल्कान तथा मध्य पूर्व में सोवियत के प्रसार को रोकना। इस नीति के तहत अमेरिका ने तुर्कों तथा ईरान को $400 की सहायता प्रदान की, जिससे कि वे साम्यवाद से लड़ सके। इसी के साथ अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने का युग शुरू हो गया और इस परिवर्तन के बाद अमेरिका ने ऐसे सभी राज्यों को सहायता करने की नीति बना ली जो सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। पश्चिमी यूरोपीय शक्ति का आर्थिक एकीकरण एवं मार्शल योजना। पश्चिमी यूरोपीय देश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए थे, उनका पुनर्निर्माण मार्शल योजना के तहत किया जा रहा तथा उन्हें पुनः पटरी पर लाना था। इसके लिए सहायता विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जानी थी। वास्तव में यह योजना यूरोप के राज्य का मन जीतने, दिल जीतने एवं उन्हें साम्यवाद से दूर ले जाने का प्रयत्न था। पूर्वी यूरोप में बढ़ती हुई सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए यूरोप में अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। द्वितीय सोपान 1949-1953। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटना एक में अनेक सुरक्षा संगठनों का निर्माण, जैसे अनजूस जापान के साथ शांति संधि, अनजूस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए। तीसरा कोरिया युद्ध 1950, जिसमें उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ ने एवं दक्षिणी कोरिया को अमेरिका ने समर्थन दिया। तीसरा 1953 में सोवियत संघ के द्वारा आणविक परीक्षण। तृतीय सोपान 1953 से 1957। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटना एक में सिएटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण। तीसरा अमेरिका ने 43 देशों के साथ तथा सोवियत संघ ने 12 देशों के साथ सुरक्षा संधि किया। चौथा जर्मनी का विभाजन, FRG पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी, GDR पूर्वी जर्मनी समाजवादी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। चतुर्थ सोपान 1957 से 1962। इस दौरान की महत्वपूर्ण घटना एक में बर्लिन संकट 1961। जर्मनी के पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी में विभाजन के बावजूद भी दोनों के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की गई थी, जिससे दोनों देश के लोग आपस में मिलजुल सकते थे। लेकिन अगस्त 1961 में बर्लिन शहर की पश्चिमी देशों को पूर्व से अलग करने के लिए सोवियत संघ ने दीवार बनवाई, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ने मोर्चों पर अपने टैंक लाकर खड़े कर दिए तथा युद्ध संभावित हो गया। दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट 1962। अक्टूबर 1962 में दोनों महाशक्तियों के बीच एक वास्तविक समस्या क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हो गया, जिसने दोनों देशों के युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने का
ने कड़ा विरोध किया, और जब सोवियत संघ के मिसाइल को ले जाने वाला जहाज क्यूबा के रास्ते पर थे तो अमेरिका ने क्यूबा में उनका प्रवेश रोकने के लिए क्यूबा पहुंचने वाले सभी सैनिक साझों समान नाकेबंदी का आदेश दिया, तथा अमेरिका सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि पश्चिमी गोलार्ध पर यदि कोई भी देश पर क्यूबा मिसाइल से आक्रमण करता है तो यह अमेरिका पर माना जाएगा। इसके लिए सोवियत संघ जिम्मेदार होगा और इसका उचित प्रत्युत्तर दिया जाएगा। ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध की संभावना प्रबल हो गई। दोनों गुटों की सेनाएं आमने सामने थी। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ तथा फैसला हुआ कि सोवियत संघ क्यूबा से अपने मिसाइल को हटा लेगा तथा अमेरिका क्यूबा की नाकेबंदी को हटा लेगा। पंचम सोपान 1962 से 1969। वर्तमान में रूस इस अवस्था में नहीं है कि वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सके, परंतु एक बार रूस अपने आर्थिक स्थिति को समृद्ध कर लेगा तो पुनः शीत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इसके पीछे समीक्षक निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक में नाटो का पूर्व की ओर प्रसार, दूसरा इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, बोस्निया, सीरिया, ईरान इत्यादि देशों में अमेरिका की एक तरफा कार्यवाही, तीसरा अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्वर्ण चतुर्भुज का निर्माण, चौथा अमेरिका द्वारा चीन एवं रूस को घेरने की नीति। अमेरिका की उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध रूस ने निम्नलिखित पहल किया है। एक में संघाई सहयोग संगठन का निर्माण, दूसरा चीन एवं रूस के मध्य बढ़ती आर्थिक एवं सैनिक सहयोग, और तीसरा रूसी प्रधानमंत्री प्राइमाकोव के द्वारा भारत को यह प्रस्ताव कि रूस, भारत एवं चीन मिलकर एक गुट का निर्माण कर 21वीं सदी का शीत युद्ध न केवल सैनिक मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। जैसे राजनीतिक संस्कृति के तत्व। राजनीतिक दृष्टिकोण। एक में सामान्य समस्या समाधान का दृष्टिकोण, बी में सामूहिक गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण, सी में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, डी में स्वयं के प्रति दृष्टिकोण। आमंड एंड पावेल ने राजनीतिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है। एक में समाज के राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में ज्ञान, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का जुड़ाव, अर्थात कहाँ तक व्यक्ति राजनीति को एवं राजनीति व्यक्ति को प्रभावित करता है, तीसरा राजनीतिक निर्णयों का मूल्यांकन, अर्थात अच्छा बुरा सामान्य इत्यादि। दूसरा राजनीतिक तत्व के अंतर्गत राजनीतिक संरचना को सम्मिलित किया जाता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह इत्यादि। राजनीतिक संस्कृति का प्रकार में नागरिकों की भूमिका, एक में दूसरा सहभागियों की भूमिका। राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक, एक में इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा सामाजिक आर्थिक तत्व, चौथा सामाजिक बहुलवाद, पाँचवें समाज के सामान्य संस्कृति के आधार, छठा विचारधारात्मक प्रसार, सातवें राजनीतिक अनवरतता एवं अनियमितता। राजनीतिक संस्कृति का महत्व। एक में राजनीतिक व्यवस्था को समाज के साथ जोड़ना, दूसरा राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन एवं ज्ञान, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था को समझने में उपयोगी, चौथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, पाँचवें बढ़ते हुए राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन में भी उपयोगी, छठा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में उपयोगी, सातवें राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का अध्ययन। निष्कर्ष। राजनीतिक संस्कृति एक परिवर्तनशील अवधारणा है। संस्कृति जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। यह हमें राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय एवं प्रभावकारिता को समझने में मदद करता है। राजनीतिक संस्कृति। एक क्वेश्चन में राजनीतिक संस्कृति विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृति समाज में स्थायित्व सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। परिचय। राजनीतिक संस्कृति लोगों के मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार की आस्था एवं विश्वास है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व सुनिश्चित होता है। SP वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से राजनीति के संदर्भ में लोगों का दृष्टिकोण, विचारधारा, राष्ट्रीय चरित्र, सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि का विकास होता है। आमंड एवं वर्मा, लुसिन पाई, आमंड एवं पावेल, SP वर्मा इत्यादि राजनीतिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की विश्वास, सम्मान एवं भावनात्मक लगाव है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति। एक में यह एक बहुआयामी अवधारणा है
इसमें राजनीतिक मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण, राष्ट्रीय चरित्र, प्रतीक इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, सामान्य संस्कृति का भाग, अर्थात सामान्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करता है। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में भिन्न भिन्न राजनीतिक संस्कृति होता है। चौथा, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विकास से संबंधित होती है। पाँचवें, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति में परंपरा की अहम भूमिका होती है। छठा, यह एक परिवर्तनशील अवधारणा है। सातवें, राजनीतिक संस्कृति संरचना में विशिष्ट वर्ग, उप संस्कृति, जनसमूह, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति एवं परंपरागत राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित होती है। रिमाइंडर कोल्ड वार के रिमाइंडर मतलब कोल्ड वार में अमेरिका एवं चीन के मध्य अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में आर्थिक प्रतिस्पर्धा। वर्तमान में चीन अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इससे पहले अमेरिका इन देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। दूसरा, वर्तमान में चीन एवं अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध, चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति। तीसरा, ब्रिटेन वुड व्यवस्था को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स एवं AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना। उपरोक्त परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि 21वीं सदी का शीत युद्ध आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लड़ा जाएगा और अनेक नए गुटों का निर्माण होगा। बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली की स्थापना की संभावना भी देखा जा रहा है। दबाव समूह। क्वेश्चन, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप क्या है, उनकी भूमिका को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों में अंतर करते हुए दबाव समूह की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि दबाव समूह अभी सभी राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का शक्ति कार्य में प्रकार का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह एक अदृश्य सरकार है। फाइनल टिप्पणी करें। दबाव समूह और हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। हित समूह के अंदर दबाव समूह। राजनीतिक दल। दबाव समूह सभी राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है, परंतु लोकतंत्र में उसे कार्य करने के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने सदस्य के हितों को बढ़ावा देता है। वह हित समूह जो राज्य के निर्णय को प्रभावित करता है उसे दबाव समूह कहते हैं। सभी दबाव समूह हित समूह होता है, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होता है। दबाव समूह विभिन्न उद्देश्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह सरकार के सभी अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन को भी प्रभावित करता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दबाव समूह की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। एक में दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दल अनेक आयामों को ध्यान में रखकर अपने नीतियों का निर्माण करता है। दूसरा, उनकी गतिविधियां सरकार की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसे कार्य करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसे इस प्रकार की अवसर प्राप्त नहीं होती। चौथा, एक दलीय या द्विदलीय शासन प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका सीमित हो जाती है, जबकि बहुदलीय प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका बढ़ जाती है। पाँचवें, दबाव समूह की भूमिका आर्थिक व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका अत्यधिक होती है, जबकि समाजवादी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। छठा, द्विदलीय शासन प्रणाली में जहां दलीय अनुशासन अत्यधिक कठोर होता है, वहां दबाव समूह की भूमिका कम हो जाती है। दबाव समूह के द्वारा कार्य में लाया जाने वाला तरीका। एक में दबाव समूह अपने हित को बढ़ावा देने के लिए कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के सदस्य को प्रभावित करता है। इस हेतु वे चालाक वकील एवं लाइजेनिंग अधिकारी को नियुक्त करता है। दूसरा, सरकार पर दबाव डालने के लिए दबाव समूह जनमत को प्रचार के माध्यमों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास करता है। तीसरा, अनेक दबाव समूह राजनीतिक दलों से संबंधित होता है, जैसे हिंद मजदूर सभा बीजेपी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। चौथा, दबाव समूह न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े वकीलों को नियुक्त करता है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर। एक में लक्ष्य। राजनीतिक दल का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना अर्थात सरकार बनाना होता है, जबकि दबाव समूह का लक्ष्य राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करते हुए अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना है। नीति निर्माण। राजनीतिक दल विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिप्रेक्ष्य को ध्यान
में रखकर नीति का निर्माण करता है। इसके विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य सीमित होता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। सदस्यता। दबाव समूह का सदस्य एक निश्चित समूह या व्यवसाय होता है, जबकि प्रत्येक राजनीतिक दल हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, व्यवसाय एवं समूहों को अपनी साथ जोड़ने का प्रयास करता है। दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह का वर्गीकरण में संस्थापक दबाव समूह, संगठनात्मक दबाव समूह, गैर संगठनात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। संगठनात्मक दबाव समूह में व्यापार संगठन। गैर संगठनात्मक दबाव समूह में जाति समूह। संस्थात्मक दबाव समूह में कांग्रेस संसदीय बोर्ड और संगठनात्मक दबाव समूह में छात्र संगठन। गैर संगठनात्मक दबाव समूह में धर्म समूह। संस्थात्मक दबाव समूह में मुख्यमंत्रियों का क्लब और संगठनात्मक दबाव समूह में अध्यापक संगठन। गैर संगठनात्मक दबाव समूह में भसाई समूह। संस्थात्मक दबाव समूह में केंद्रीय चुनाव समिति। संगठनात्मक दबाव समूह में किसान संगठन। गैर संगठनात्मक दबाव समूह में विचारधारा पर संगठित समूह इत्यादि। संस्थात्मक दबाव समूह में नौकरशाही। संगठनात्मक दबाव समूह में मजदूर संगठन इत्यादि। और गैर संगठनात्मक दबाव समूह में भसाई समूह, जम्मू एंड कश्मीर। भावनात्मक दबाव समूह में उल्फा, फ्रंट यूनाइटेड एशियन लिमिटेशन और JKLM। भावनात्मक दबाव समूह में JKLM, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLM। भावनात्मक दबाव समूह अखिल भारतीय सिख संगठन। भावनात्मक दबाव समूह गुजरात नवनिर्माण समिति, खालिस्तान अंशो आंदोलन। नोट। गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति समूह, धर्म समूह, भसाई समूह, विचारधारा पर संगठित समूह इत्यादि। और गैर संगठनात्मक दबाव समूह में नोट में ऐसे दबाव समूह जो उस समूह से सभी लोगों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भावनात्मक दबाव समूह में इसके सभी सदस्य विशेष भावना के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संगठनात्मक दबाव समूह। संगठनात्मक दबाव समूह में व्यापार संगठन, छात्र संगठन, अध्यापक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन इत्यादि। नोट। जब दबाव समूह एक संगठन के रूप में कार्य करता है तथा उसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोग ही होते हैं। संस्थात्मक दबाव समूह में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्रियों का क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही, आर्मी, सैनिक। नोट। ये दबाव समूह संस्था के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह की भूमिका। दबाव समूह की भूमिका: एक में अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करना। दूसरा, छात्रों को साहित्य उपलब्ध करवाना। तीसरा, चुनाव के दौरान समर्थन करना जिससे कि राजनीतिक दल जीतने के बाद उसके हित के अनुसार कार्य करे। चौथा, विधायिका एवं प्रशासन को प्रभावित करना। चौथा, न्यायपालिका को प्रभावित करना जैसे उच्च स्तर के वकील के माध्यम से लेख लिखवाकर कि इस बात में ऐसा निर्णय न्यायालय दे तो उचित होगा। छठा, हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन करना। सातवें, सरकार को प्रभावित करना कि उसके इच्छा के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए। आठवें, प्रभावशाली मंत्री प्रशासक एवं व्यक्ति के उच्च पद का प्रस्ताव करना। नौवें, समाचार पत्रों की नियंत्रित करना। समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। वर्तमान में दबाव समूह का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होता है और इस हेतु वे देश के सभी राजधानियों में अपने कर्मचारी नियुक्त करते हैं जो संबंधित अधिकारी को प्रभावित कर अपने
समूह के हित को बढ़ावा दे सकें। अपने अपने समूह के हित को बढ़ावा देने के लिए वे हर एक प्रकार के साधन, नैतिक अनैतिक का सहारा लेते हैं। अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका अत्यधिक है, क्योंकि वहाँ की सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ दलीय अनुशासन कम है, इसीलिए सभी दबाव समूह विधायिका के सदस्य को प्रभावित करने का प्रयास करता है। परंतु ब्रिटेन में द्विदलीय प्रशासन प्रणाली है एवं दलीय अनुशासन अत्यधिक होने के कारण दबाव समूह अमेरिका के समान ब्रिटिश सांसदों को प्रभावित नहीं कर सकता, परंतु विभिन्न संसदीय समितियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। भारत में दबाव समूह का पूर्णतम विकास नहीं हो पाया है। यह कोई न कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, जिसे हिंद मजदूर सभा बीजेपी से, अखिल भारतीय कांग्रेस मजदूर संघ कम्युनिस्ट से, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन समूहों का दुरुपयोग करते हैं। मजदूर वर्ग में भी वर्गीय भावना का अभाव है, इसीलिए वे भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी राजनीतिक दलों से जोड़ना चाहते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी राजनीतिक दलों से जुड़ना चाहते हैं। इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए, परंतु मजदूरों के द्वारा संगठित नहीं है। वर्तमान में यह अपनी बाल्यावस्था में है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में विभिन्न दबाव समूह का गठन जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भी हुआ है, और ये सभी समूह सभी राजनीतिक दल को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता या सौदेबाजी करने की क्षमता कम हो जाती है। निष्कर्ष: दबाव समूह एक वैश्विक घटना है और यह सभी देशों में पाया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में इसे कार्य करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। वे संगठित या असंगठित रूप से अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देते हैं, न कि राष्ट्रीय हित को। इसीलिए इन संगठनों को प्रायः अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। प्रायः अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच। राजनीतिक व्यवस्था उपागम। क्वेश्चन: राजनीतिक व्यवस्था उपागम या डेविड स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत उपागम या व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन: आगत निर्गत इनपुट आउटपुट विश्लेषण का विवेचन करें। क्वेश्चन: राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है, जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। स्टर्न टिप्पणी करें। उपागम अप्रोच में ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच या वैल्यू फ्री। ट्रेडिशनल अप्रोच में वैल्यू लैडन, मूल्य आधारित होता है। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। और मॉडर्न अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच में वैल्यू फ्री, मूल्य निरपेक्ष, व्हाट इज, क्या। व्यवस्था से राज्य से संरचना एवं प्रक्रिया। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक अवस्था है, जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। बाय डेविड स्टर्न। समाज के अंदर परिवार, आर्थिक राज्य, धार्मिक, परंपरागत। पॉलिटिकल सिस्टम। पर्यावरण। इनपुट में पर्यावरण। इनपुट में पॉलिटिकल सिस्टम। आउटपुट। इनपुट में पॉलिटिकल सिस्टम में आगत, मांग, डिमांड, समर्थन, सपोर्ट। आउटपुट में पर्यावरण। आउटपुट निर्गत, फीडबैक। निर्गत में रूल मेकिंग विधि का निर्माण।
और रूल इम्प्लीमेंटेशन विधि का क्रियान्वयन, रूल एडजस्टमेंट विधि, अधिनिर्णय, पर्यावरण, इंटरनल आंतरिक, एक्सटर्नल बाह्य। चित्र डेविड स्टर्न का आगत निर्गत उपागम। व्यवस्था शब्द का परिभाषा विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीका से किया है। जैसे बर्टन लेफी ने कहा है कि व्यवस्था विभिन्न तत्वों का परस्पर समायोजन है। हॉल एवं फेगेन का मानना है कि एक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक उपव्यवस्था होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जबकि डेविड स्टर्न का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अनेक व्यवस्थाओं एवं पर्यावरण के साथ जुड़ा रहता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा उससे प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विकास। व्यवस्था उपागम के विकास का श्रेय अमेरिकी विद्वानों विशेषकर डेविड स्टर्न, गैब्रियल आलमंड एवं मार्टन के प्लान को जाता है। ये सभी विद्वान परंपरागत उपागम की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विकास। व्यवस्था उपागम के विकास का श्रेय अमेरिकी विद्वानों विशेषकर डेविड स्टर्न, गैब्रियल आलमंड एवं मार्टन के प्लान को जाता है और ये सभी विद्वान परंपरागत उपागम के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन जैसी अवधारणा से असंतुष्ट थे एवं सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। डेविड स्टर्न प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिसने व्यवस्था उपागम का व्यवस्थित विश्लेषण किया और कहा कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। आधिकारिक आवंटन अर्थात बाध्यकारी प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्था से पृथक करता है और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी अलग होती है। डेविड स्टर्न की व्यवस्था उपागम की विशेषताएं। एक में डेविड स्टर्न एक एकीकृत सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में विकास करना चाहते थे जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जा सके तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण में किस प्रकार से अपने आप को अनवरत रूप से बनाए रख सकती है। तीसरा, स्टर्न संतुलन विश्लेषण के पक्ष में न होकर एक गतिशील विश्लेषण पर जोर देते हैं अर्थात किस प्रकार स्थायित्व से अस्थायित्व उत्पन्न होता है। चौथा, डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था को एक स्वायत्त स्वरूप प्रदान करना चाहते थे जिससे कि इनकी पृथक पहचान सुनिश्चित हो सके। इसीलिए वे कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था उपागम को निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र। उपरोक्त रेखाचित्र के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उपरोक्त रेखाचित्र के अनुसार एक में राजनीतिक व्यवस्था अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं से लिया गया है जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। दूसरा, राजनीतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान में कुछ प्रवृत्ति एक समान होती है। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था जटिल न होकर गतिशील होती है। प्रतिसंभरण फीडबैक के आधार पर इससे सदैव सूचना प्राप्त होती रहती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से प्रभावित होती है एवं पर्यावरण को प्रभावित करती है। पाँचवें, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण आंतरिक वह समाज जिसमें वह स्थित है एवं बाह्य दूसरा समाज होता है। छठा, राजनीतिक व्यवस्था को सदैव पर्यावरण से चुनौती मिलती रहती है तथा इसे पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना होता है। सातवें, राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन तभी स्थापित होती है जब आगत एवं निर्गत के मध्य सामंजस्यता कोहेरेंसिव हो। आठवें, आगत एवं निर्गत के मध्य संतुलन नहीं होने की स्थिति में यह संभव है कि व्यवस्था समाप्त हो जाए। नौवें, व्यवस्था की अनवरतता के लिए संस्थागत संरचना आवश्यक है जिसमें राजनीतिक दल, राजनीतिक विश्वास, लोगों को राजनीतिक प्रवृत्ति इत्यादि सम्मिलित है। 10वें, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को 3 प्रकार से समर्थन प्राप्त होता है। एक में राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक संस्था एवं राजनीतिक क्षेत्र। 11वें, राजनीतिक समुदाय का तात्पर्य ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संस्था एवं सरकार में परिवर्तन होने के बावजूद भी राजनीतिक समुदाय का अस्तित्व रहता है। 12वें, राजनीतिक संस्था में लिखित या अलिखित नियम होता है जो संस्था को औचित्यता प्रदान करता है। 13वें, राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में पूर्ण होने के बावजूद भी एक उपव्यवस्था है। व्यवस्था उपागम की आलोचना। एक में डेविड स्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है परंतु इस क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत है। इससे एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता।
दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था उपागम सभी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन मूल्य निरपेक्षता के आधार पर करना चाहता है, जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। तीसरा, डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो अत्यधिक कठिन है। चौथा, डेविड स्टर्न व्यवस्था उपागम के अध्ययन में अनेक कठिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जो सामान्य लोगों के समझ से बाहर है। पाँचवीं, राजनीतिक व्यवस्था उपागम संपूर्ण विश्व के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करता है, जिससे राजनीति का नियमित पर्यवेक्षणीय विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सके और जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व का अध्ययन किया जा सके। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति में SFA स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति में आमंड एवं पावेल के योगदान का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन SFA पर संक्षिप्त लेख लिखें। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। अगला क्वेश्चन SFA का राजनीति विज्ञान में योगदान को स्पष्ट करें। फॉर्मेट परिचय। SFA की मूलभूत अवधारणा। SFA की आवश्यकता क्यों। अगला क्वेश्चन डी में संरचना का तात्पर्य क्या है और प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है और SFA की विशेषताएं। SFA में आमंड एवं पावेल का योगदान। SFA का मूल तत्व या मुख्य तत्व। SFA में आमंड एवं पावेल के द्वारा विश्लेषण। एनवायरनमेंट यार फंक्शनल स्ट्रक्चर में इनपुट्स में राजनीतिक, परिवार, धर्म, सामाजिकरण, धार्मिक संस्थाएं और दूसरा, हित प्रस्तुतिकरण में हित समूह। तीसरा, हित समूहीकरण में राजनीतिक दल। चौथा, हित संचार में मास मीडिया और आउटपुट में POFI पॉलिटिकल सिस्टम में फंक्शन स्ट्रक्चर में विधि निर्माण में विधायिका। दूसरा, विधि क्रियान्वयन में कार्यपालिका और विधि अधिनिर्णय में न्यायपालिका। SFA का कार्य। SFA का आगत कार्य। ए में मांग समर्थन। SFA का संभरण प्रक्रिया। राजनीतिक स्तर पर संभरण और सरकारी स्तर पर संभरण। थ्योरी में राजनीतिक व्यवस्था का निर्गत। में तुलनात्मक राजनीति में SFA का महत्व। SFA की आलोचना। निष्कर्ष। परिचय। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम व्यवस्था। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का ही प्रसार है और इसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक व्यवस्था का कौन संरचना किस प्रकार कार्य संपादित करता है, यह अन्वेषण का यंत्र है। प्रत्येक समाज में एक विशेष संरचनात्मक समायोजन होता है जिसके द्वारा औचित्यपूर्ण नीतियों का निर्माण होती है। इसी संदर्भ में डेविड स्टर्न ने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। आमंड एवं पावेल ने इसी संदर्भ में संरचना शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार राजनीतिक संरचना 3 प्रकार के कार्य संपादित करती है। एक में विधि निर्माण, दूसरा विधि क्रियान्वयन, तीसरा विधि निर्णय। SFA की मूलभूत अवधारणा। एक में समाज एक परस्पर जुड़ा हुआ संरचना है जिसमें प्रत्येक संरचना का अपना विशेष कार्य होता है। दूसरा, सामाजिक विशेषता का स्थायित्व एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक समाज में अपने स्थायित्व के लिए स्वनिर्मित व्यवस्था होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि क्रमशः होता है। तीसरा, प्रत्येक समाज का सदस्य उस समाज के लक्ष्य एवं सिद्धांत से अवगत होता है। SFA की आवश्यकता क्यों। एक में परंपरागत उपागम से असंतुष्टि। दूसरा, परंपरागत उपागम की अवधारणा समाज के लिए अपर्याप्त एवं अलाभदायक। तीसरा, डेविड स्टर्न का आगत निर्गत उपागम की अव्यवहारिकता। संरचना की अवधारणा। संरचना का तात्पर्य एक विशेष प्रकार संयोजन है और जिसके द्वारा एक या अनेक प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। जैसे राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक संरचना है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है, जैसे सरकार तक मतदाताओं की मांग तक पहुंचाना, लोगों की व्यवस्था के प्रति जागरूक करना इत्यादि। प्रकार्य फंक्शन की अवधारणा। प्रक्रिया के हित 3 मूलभूत कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। एक में किसी व्यवस्था में कौन से मूलभूत कार्य संपादित किए जाते हैं। दूसरा, किस माध्यम से इस कार्य को पूरा किया जाता है। तीसरा, किस स्थिति में यह कार्य किया जाता है। SFA स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की विशेषताएं। एक में विभिन्न व्यवस्थाओं का परस्पर निर्भरता।
दूसरा राजनीतिक व्यवस्था की सीमा अर्थात राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार अन्य व्यवस्था से भिन्न है। तीसरा राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण आंतरिक एवं बाह्य में कार्य करती है। चौथा सर्ता का औचित्यपूर्ण प्रयोग। आमेंड एवं पावेल का दृष्टिकोण। आमेंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाज में पाया जाता है और यह समाज के अनुरूप अपने आप को समायोजित करता है। इसे विधि सम्मत शक्ति प्रयोग का अधिकार होता है। इसी विधि सम्मत के अनुरूप आगत निर्गत प्रक्रिया चलती रहती है। आमेंड एवं पावेल के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था का अपना पर्यावरण होता है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है एवं उससे प्रभावित होता है। सभी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। एक में राजनीतिक संरचना अर्थात उस देश की शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक, तानाशाही, सैनिक शासन इत्यादि के बारे में अध्ययन करता है। दूसरा प्रक्रियाओं में समानता अर्थात सभी राजनीतिक व्यवस्था विधि निर्माण, विधि क्रियान्वयन, विधि निर्णय, हित प्रस्तुतिकरण एवं हित समायोजन का कार्य करती है। तीसरा मिश्रित व्यवस्था अर्थात परंपरा एवं आधुनिकता एवं का समायोजन। चौथा बहुआयामी प्रकार्य अर्थात एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे राजनीतिक दल, चुनाव प्रसार। रूसो 1712 से 1778 मतदाताओं तक सरकार की कार्यक्रमों को पहुंचाती है इत्यादि। पीस कीपिंग में शांति सैनिकों की तैनाती। शांति के लिए सैनिक की तैनाती। 2 पहलों को पृथक करना। ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है और यहाँ यूएनए की सेना शांत रहता है। पीस मेकिंग ये एक कूटनीति है। इसे मध्यस्थता मीडिएटर के द्वारा होती है। पीस मेकिंग में कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जाती है। पीस मेकिंग में निवारात्मक कूटनीति, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। पीस बिल्डिंग किसी देश में सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, गरीबी असमानता की समाप्त, शिक्षा की सुविधा देना। दूसरा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना। पीस इन्फोर्समेंट वो यूएनए सेना जो किसी को ठोकने या हमला करने के लिए करते हैं। इराक में सेना भेजी थी। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। जुरैसिक पार्क मूवी। सूर्यपुत्र विवादपद ऋषि पुत्र मनु जिसे राजा बनाया गया। प्रजा 1/6 भाग कृषि से टैक्स देने, मनुस्मृति में 1/10 भाग व्यापार वाणिज्य टैक्स। अर्थशास्त्र में कहा गया IR एंड फॉरेन पॉलिसी बाय राजेश मिश्रा सर। PSIR ऑप्शनल पेपर सेकेंड, IR प्लस फॉरेन पॉलिसी। हिंदी में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। समालोचना में निगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स आते हैं। आलोचना में ओनली निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। मार्क्यूजे 1 डायमेंशनल बुक। बिहार के लिए उत्कर्ष। इंटरनेशनल रिलेशन के उपागम अप्रोच। आदर्शवाद, आइडियलिस्ट, उदारवाद, आर्थिक परिचय, पूंजीवाद। इनमें सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिटेन वुड से WTO तक की आर्थिक प्रणाली, मानवाधिकार। 5वें लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे। दूसरा रियलिस्ट, यथार्थवाद, शक्तिमान। एक में कोल्ड वार शीत युद्ध, दूसरा पावर शक्ति, तीसरा बैलेंस ऑफ पावर शक्ति संतुलन। चौथा डिटरेंस, प्रतिरोधक की अवरोध, डर पैदा करना। 5वें सुरक्षा, छठा राष्ट्रीय हित। 7वें हथियारों के दौर, आर्म्स रेस। और 8वें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, परमाणु प्रसार। तीसरा मार्क्सवाद सिद्धांत। एक में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद PMEA। दूसरा नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम। तीसरा दक्षिण सहयोग। चौथा नारीवादी। 5वें प्रकार्यवाद फंक्शनलिस्ट। एक में रीजनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। यूरोपियन यूनियन, आसियान, APEC, सार्क, नाफ्टा। छठा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के वैकल्पिक तरीके, अल्टरनेटिव अप्रोचेज। एक में नारीवाद, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय।
इन्वायरमेंटलिज्म एंड फेमिनिस्ट पर्यावरणवाद। दूसरा ग्लोबल कॉमन्स वैश्विक साक्षी विरासत। बायां में लेफ्टिस्ट, दायां में राइटिस्ट वामपंथी, बायां लेफ्टिस्ट वामपंथी समाजवादी समानता रिफॉर्मर, दायां राइटिस्ट दक्षिणपंथी परंपरावादी उदारवादी लिबरलिज्म। आदर्शवाद के इंडियन उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। इज मतलब विचारधारा सब्जेक्टिविटी होता है, थ्योरी मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है। यथार्थवाद के पूर्ववर्ती विचारक कौटिल्य मैकियावेली। क्लासिकल रियलिज्म में मॉर्गेनथाउ। शशि थरूर जीवन के संबंध परमानेंट नहीं होता। यथार्थवाद एक में यथार्थवाद का बौद्धिक आधार। यथार्थवाद के पूर्ववर्ती विचारक कौटिल्य मैकियावेली हॉब्स यूनानी थ्यूसिडायस। दूसरा क्लासिकल रियलिज्म 20वीं सदी के प्रमुख हांस मॉर्गेनथाउ, रिचर्ड नेबू, C.H. कार। तीसरा रचनात्मक यथार्थवाद नव यथार्थवाद स्ट्रक्चर रियलिज्म नियो रियलिज्म। चौथा आक्रामक बनाम सुरक्षात्मक यथार्थवाद ऑफेंसिव वर्सेज डिफेंसिव रियलिज्म। पाँचवें आलोचना धूर्त राजनेताओं से सतर्क रहे, लेकिन धूर्त राजनेता बन जाए तभी जीवन चलेगा। यथार्थवाद के भौतिक आधार। पामस्टन ने यथार्थवाद के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है और राष्ट्रीय हित की ही स्थायी होता है। यूनानी विचारक थ्यूसिडायस ने दो नगर राज्य के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है, विश्व न्याय और नैतिकता से संचालित नहीं होता, अपितु यह शक्ति से नियंत्रित होता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए वह किसी भी साधन या उपाय का सहारा ले सकता है। मैकियावेली ने प्रिंस में लिखते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य संभावी शत्रु है, इसलिए राज्य की शक्ति ही उसका सुरक्षा की गारंटी है। रियलिस्ट बाई बुक बाई क्रुक बाई रियलिस्ट बाई हुक बाई क्रुक छल कपट कीजिए सब कीजिए। हॉब्स ने राज्य की शक्ति को सर्वोच्च बताते हुए राजा को इस मृत्यु लोक का ईश्वर कहा है, जिसके पास दंड देने का सर्वोच्च शक्ति होगी। निष्कर्ष वर्तमान रियलिस्ट अमेरिका, चीन, रूस के पावर की चर्चा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यथार्थवाद विचारक 20वीं शताब्दी में के मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल सिद्धांत। एक में मॉर्गेनथाउ ने कहा कि राज्यों के बीच संघर्ष का मूल कारण मानव का प्रभुत्वशाली और स्वार्थी स्वभाव है, जो वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिविटी और अपरिवर्तनशील है। अगला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता से नहीं चलती बल्कि वर्तमान परिस्थिति से चलती है। अलग पॉइंट है। अपरिवर्तनशील है, इसीलिए राज्यों के बीच संघर्ष था, संघर्ष है और संघर्ष रहेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मतलब पावर की पॉलिटिक्स है। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट को सर्वाधिक महत्व दिया, जिसे शक्ति के पर्याय के रूप में चित्रित किया। राष्ट्रीय हितों का विस्तार अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। मॉर्गेनथाउ ने कहा कि व्यक्ति के मन और विचारों पर नियंत्रण ही शक्ति है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों शक्ति संघर्ष का ही क्षेत्र है। अंतर केवल इतना है कि घरेलू राजनीति में शक्ति संघर्ष सीमित होता है और नियंत्रित होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शक्ति संघर्ष नियंत्रित और सीमित नहीं होता। तीसरा, मॉर्गेनथाउ ने कहा कि राष्ट्रीय हित सदैव गतिशील होता है। इसका अभिप्राय है कि देश काल के अनुसार राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहता है, इसीलिए न तो कोई अस्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से नहीं संचालित होती, अतः राज्य का व्यवहार विदेश नीति नैतिकता से संचालित नहीं होना चाहिए, अपितु सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। मॉर्गेनथाउ ने राजनीति और नैतिकता के बीच अलगाव किया है और उनके अनुसार राज्य के कार्यों का नैतिक मूल्यांकन नहीं हो सकता, इसीलिए राजनीति नैतिकता तटस्थ न्यूट्रल राजनीति नैतिकता से तटस्थ न्यूट्रल होती है। रफ में राष्ट्रीय हित भारत देश का हित, उपराष्ट्रीय हित में राज्य के हित स्टेट तमिलनाडु हित, क्षेत्रीय हित प्रभावी नहीं होना चाहिए। प्रभुत्व और अधिपत्य, रीजनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से अलग रखें, सेपरेशन करें। मार्मिक हित, कोर इंटरेस्ट से पीछे नहीं हटते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। वार अंतिम ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक वार, कूटनीतिक युद्ध करना सबसे बड़ी जीत है। नैतिकता साधन है, नेशनल इंटरेस्ट साध्य है। नैतिकता साधन है और नेशनल इंटरेस्ट साध्य है, गोल है।
पावर के लिए बल नहीं चाहिए बल्कि मन और विचारों पर नियंत्रण कीजिए। साम दाम दंड भेदभाव, मन और विचार पर नियंत्रण परसुएट करके, दिल पर नियंत्रण करके, गिफ्ट देकर। माओ का कथन है, शक्ति बंदूक के नोक से निकलती है। जीरो सम गेम, एक का फायदा और एक का नुकसान। नॉन जीरो सम गेम, एक साथ साथ सहयोग, विन विन सिचुएशन। आदर्शवादी विचार, आइडियलिस्ट, आदर्शवाद का मूल आधार व्यक्ति के नैतिक स्वभाव में अंतर्निहित है। और उदारवादी विचारक गिरिन का प्रसिद्ध कथन है कि विश्व में नैतिकता के अभाव के कारण ही संघर्ष होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व में शांति की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बल दिया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के सहयोग से विश्व में शांति की स्थापना संभव है। उदारवादी पब्लिक आदर्शवादी विचार, आइडियलिस्ट, ये विश्व को शांतिपूर्ण और सहयोग तरीके से देखते हैं। स्कैंडिनेवियन देश, बाल्कन देश, अलग पॉइंट। आदर्शवादी नैतिकता को अधिक महत्व देते हैं। नॉन जीरो सम गेम, आदर्शवादी राज्यों की शक्ति को सीमित करते हैं। आदर्शवादी के अनुसार मानव का मूल विशेषता नैतिक है, अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, आइडियलिस्ट में अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते हैं। आइडियलिस्ट अंतर्राष्ट्रीयवादी, आइडियलिस्ट आदर्शवादी हमेशा शासन प्रणाली की बात करते हैं। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि होनी चाहिए। संचार के विश्लेषण पर बल दिया गया है। समुद्री संचार का विस्तार, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। उदारवादी विचारक वुडरो विल्सन, माल्थस प्रिंसिपल, कंपैरेटिव प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट थ्योरी, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत से हल किया जाए कि समुद्री विवादों को शांति से हल किया जाए। नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म, नव आदर्शवादी विश्व को अराजक मानते हैं, विश्व सरकार के निर्माण पर बल नहीं देते, राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग पर ज़्यादा बल प्रदान करते हैं। नव संस्थागत उदारवाद या उदारवाद के तमाम रूप, एक में समाज शास्त्रीय उदारवाद, सोशलिस्ट लिबरलिज्म, दूसरा गणतांत्रिक उदारवाद, तीसरा अंतर्निर्भर उदारवाद, इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म। समाज शास्त्रीय उदारवाद, सोशल लिबरलिज्म, राज्य के पास संप्रभुता होती है, संप्रभुता के पास दंड देने की सर्वोच्च शक्ति होती है। राज्य का स्वरूप है सरकार और सरकार एक बाध्यकारी संस्था है। समाज के पास संप्रभुता नहीं होती है और समाज के पास दंड देने की शक्ति नहीं होती है। राष्ट्र एक संभावना है बना, राष्ट्र मनोवैज्ञानिक लगाव से बनता है, राष्ट्र इसका एक प्रतीक चिन्ह होगा, राष्ट्र को एक झंडा होता है। समाज शास्त्रीय उदारवादी महत्वपूर्ण बल देते हैं, पार राष्ट्रीय संबंधों पर अधिक जोर बल देते हैं। विभिन्न देशों के लोगों के बीच संबंध, विभिन्न देशों के समूह एवं संगठनों के मध्य संबंध, पार राष्ट्रीय संबंधों में बहुलवाद उपागम को महत्व देते हैं। राज्यों को मध्य विद्यमान संबंधों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं करते बल्कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के संबंध को भी अधिक या अत्यधिक महत्व देते हैं। केवल राज्य ही शक्ति के केंद्र नहीं है, राज्य की शक्तियाँ विभाजित है, शक्ति के अनेक केंद्र हैं। जेम्स रोजेनाउ ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड है, बहुलवादी है। जब भी संबंध निजी लोगों के मध्य, समाज समूह के मध्य होगा तो पार राष्ट्रीय संबंध है, संबंध संप्रभुता से बंधे नहीं होते। जॉन बर्टन पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल दिए हैं। ट्रांसनेशनल रिलेशन या मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड, इनके वर्ल्ड सोसाइटी महत्वपूर्ण रचना है। समाज के बीच संबंधों को दर्शाता है। कोबवेब मॉडल को बढ़ावा दिए हैं। कोबवेब मॉडल में इनके मल्टीपल सेंटर होते हैं, कोई एक सेंटर नहीं होता। कोबवेब मॉडल में बहुलवाद, मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड, बहुकेंद्रित विश्व है। कोबवेब मॉडल वर्तमान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोबवेब मॉडल पर आधारित है। बिलियर्ड बॉल मॉडल, यह परंपरागत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ट्रेडिशनल आधारित है। राज्य स्वायत्त संप्रभु है। समाजशास्त्री उदारवाद के अंतिम विचारक
कार्ल ड्यूस मॉडल ने संचार सिद्धांत दिया है। एक में सुरक्षा समुदाय सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा विभिन्न समुदायों के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया है, संचार के विश्लेषण पर बल दिया है। पारराष्ट्रीय कम्युनिकेशन होता है। सुरक्षा समुदाय नॉन स्टेबल एक्टर है। नॉन स्टेबल एक्टर राज्यों के अलावा जो भी NGO, WTO, यूरोपियन यूनियन, MNCs। सिक्योरिटी कम्युनिटी में समुच्चयी इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कम्युनिटी USA। बहुलवाद सुरक्षा समुदाय में मल्टी सेंट्रिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। ग्लोबल सिविल सोसाइटी। परपेचुअल पीस लोकतांत्रिक संधि। इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म आत्मनिर्भर उदारवाद। यह संकट रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई ने दी। लो पॉलिटिक्स की बात की गई है। अंतर्निर्भर उदारवाद में मुक्त व्यापार एवं तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया है। फ्री ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिव बेनिफिट प्रॉफिट। राज्यों के व्यापार से जटिल आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए यथार्थवादी व्याख्या, उदारवादी व्याख्या। यथार्थवादी में सर्जिकल स्ट्राइक क्वाड का मेंबर है, संघर्ष है। उदारवादी व्याख्या में लोकतांत्रिक सम्मेलन में जाना, भारत के क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में भाग लेना, शांति। प्रकाश की संतान आदर्शवादी या उदारवादी हैं जो हमेशा शांति सहयोग की बात करते हैं। अंधकार की संतान जो हमेशा संघर्ष और शक अपनी ही राष्ट्र की बात करें। यथार्थवादी अंधकार की संतान यथार्थवादी अंधकार की संतान को प्रकाश की संतान से तथा प्रकाश की संतान को अंधकार की संतान से सीखनी चाहिए। दोनों के यथार्थवादी जो होता है दुर्योधन संघर्ष की बात करता था। अंधकार की संतान होते हैं जिन्हें प्रकाश की संतान से समझनी चाहिए। रेनाल्ड नेबूर यथार्थवादी अंधकार की संतान है और उदारवादी प्रकाश की संतान है। नियो डिबेट में कौन सही कौन गलत है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्कूल। न उदारवादी न यथार्थवादी सच है बल्कि दोनों ही न्यायतः अंशतः है। नियो डिबेट मीन्स नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म और नियो लिबरल इंस्टीट्यूशंस। नियो रियलिज्म में अविश्वास है, धोखेबाजी किस्म की समस्या है, हमेशा अपेक्षित लाभ रिलेटिव गेन करिए, दुनिया अराजकतापूर्ण है, जंगल की तरह है। नियो लिबरलिज्म और नियो लिबरल इंस्टीट्यूशन में सहयोग करिए, विश्वास करिए, एब्सोल्यूट गेन की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि चिड़ियाघर बनाया जाए। मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड में बहुलवाद में NGO, स्टेट, MNC, UN, नॉन स्टेट एक्टर को वेब मॉडल। मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये उदारवादी नहीं है बल्कि ये यथार्थवादी विचार है, शक्ति के केंद्र को दिखाता है। एक तरफ USA, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान। विलियर्ड बॉल मॉडल। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन कारणों को स्पष्ट करें जिसमें बिलियन बॉल मॉडल से कोबेब मॉडल की ओर चली गई। एक में सोवियत संघ का विघटन समाजवादी में परिवर्तन, युद्ध। दूसरा, पूरी दुनिया में उदारवादी के आर्थिक प्रभाव। सिक्योरिटी कम्युनिटी, पारराष्ट्रीय संबंध, उदारवादी। सिक्योरिटी कम्युनिटी में उदारवादी लोकतंत्र, शांति, पूंजीवाद, सुरक्षा समुदाय समाज से बनता है। पारराष्ट्रीय संबंध में नागरिक समाज, फिल्म का, खेल का इत्यादि का आदान प्रदान होता है। जटिल अंतर्निर्भरता में उदारवादी, शांति, पूंजीवाद, लोकतंत्र, व्यापार में मूल बल व्यापार में होती है। पारराष्ट्र संबंध में व्यापार का आगमन
आवागमन प्रदान थे। मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट मार्क्सिज्म। दुनिया में इनजस्टिस है, ग्लोबल जस्टिस। मूल मान्यताएं। इस दुनिया को समझने के लिए हमें इकोनॉमी सिस्टम को समझना होगा। समाज का मूलाधार अर्थव्यवस्था है। जोन ऑफ टर्मोइल, रेड जोन में जोन ऑफ टर्मोइल, शक्ति संघर्ष, असमानता, लोकतंत्र, गरीबी। जीरो ऑफ प्रोपेंसिटी, ब्लू जोन। शांति, लोकतंत्र, समानता, अमीरी। ग्लोबल साउथ, तीसरी दुनिया के देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। लिस्ट, डेवलपिंग नेशन में अति पिछड़े देश में सबसे नीचे हैं या पीछे है जो देश, 46 कंट्रीज। नेपाल, अफगानिस्तान, कोंगो, रवांडा, सोमालिया, चैड, बुर्किना फासो इत्यादि। समाज का मूलाधार अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक समाज की नींव बेस है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, पूंजीवाद व्यवस्था शोषणकारी है या युग जैसी है और ये क्रांतिकारी की मांग करते हैं। न्याय, समानता, बोलता, मानवता आदि के लिए। पूंजीवाद व्यवस्था में पूंजीपति यूरोप, यूएसए, सहारा मजदूर वर्ग, सर्वहारा मजदूर वर्ग राज्य, एशिया, अफ्रीका। संशोधन, लेनिन, मार्क्स की व्याख्या को। बिल बैरन, जस्टिस रोजर्स। उदारवादी के अनुसार संघर्ष का मूल कारण नैतिकता का अभाव, लोकतंत्र का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभाव। पूंजीवाद का मतलब है लाभ कमाने के लिए अधिक उत्पादन करेंगे। लेनिन ने कहा पूंजीवाद के कई रूप हैं, एक में साम्राज्यवाद, दूसरा उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर शोषण आधिपत्य करता है, सर्वहारा वर्ग के लोग शोषित हैं। दूसरा, उपनिवेशवाद में भी एक देश से दूसरे देश का शोषण करते हैं और इसमें एक देश दूसरे देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन साम्राज्यवाद में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं करता है। मार्क्सवादी विचारक फेनसेनन 1964 में एक विशिष्ट वर्गीय अंकटाड में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के विद्वान W. रोस्ट्रो। मार्क्सवादी का अगला विकास, डिपेंडेंसी थ्योरी, प्राश्रितता सिद्धांत। लैटिन अमेरिका से प्राश्रितता का सिद्धांत आया। ये निर्भरता मतलब हम शोषित हैं। एग्जाम्पल, यूएसए, इंडिया के व्यापार में यूएसए को फायदा हो रहा है। समीर अमीर गुंडर शेख ने प्राश्रितता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। प्राश्रितता सिद्धांत क्यों है? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी राज्य पहले अविकसित थे लेकिन धीरे धीरे विकसित है, लेकिन जो उपनिवेश से शोषित राज्य हैं अंडर डेवलप नहीं बल्कि अंडर डेवलप्ड हैं। जो पहले अनडेवलप्ड था या वे विकसित हो जाएगा, लेकिन जो पहले अंडर डेवलप थे वे विकसित नहीं होंगे। इसीलिए रोस्ट्रो की बात पूर्णतः गलत है, अप्रमाणित है। व्यापार में दो चीज़ें होती है, एक में कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कोर पूंजीवादी राज्यों का समूह है। कोर पूंजीवादी राज्यों का समूह है। सैटेलाइट सर्वहारा वर्ग का समूह है। नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म बुक में न्यू कर्मान में टेक्नोलॉजी के द्वारा शोषित है, फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा शोषित है। अफ्रीकी देशों का नव औद्योगिक देश, एग्जाम्पल ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया। वालस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वालस्टीन में समाजशास्त्री अर्थ परिधि का विचार से वालस्टीन के सिस्टम थ्योरी मार्क्सवादी विश्लेषक है। कोर परिधि का शोषण करता है लेकिन कोर्स अर्ध परिधि का भी शोषण करता है और अर्ध परिधि का भी शोषण करता है, लेकिन परिधि किसी को भी शोषण नहीं करता है। कोर और परिधि की बात डिपेंडेंसी थ्योरी करता है। ये सिद्धांत
एंड्री जेंडर फ्रैंक का है। पूर्व में विकसित देश हैं यूएसए, यूके, जापान, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं तथा कच्चे पदार्थों के आयातक हैं। कोर में ज़्यादा उत्पादन होती है। कोर में संकट का बचाव सेमी पेरीफेरी करते हैं। सेमी पेरीफेरी में जियोग्राफिकल कोर के नज़दीक हैं या कोर की डिक्लाइन की परिस्थिति में जियोग्राफिकल कोर के नज़दीक है या कोर की डिक्लाइन की परिस्थिति है ये या जो भौगोलिक रूप से कोर में स्थित है लेकिन उनका क्षरण हो रहा है। एग्जाम्पल पुर्तगाल, स्पेन, क्योंकि इनका आर्थिक पतन हो रहा है। कोर और परिधि के बीच का जोन है। कोर और परिधि के बीच में एक बफर क्षेत्र है। इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में पोलैंड। अर्ध परिधि, अफ्रीका परिधि, इंग्लैंड कोर। सेमी पेरीफेरी में कोर और परिधि दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। वालस्टीन सेमी पेरीफेरी पर ज़्यादा बल देते हैं। अधिनायकवादी सरकार होते हैं। कच्चे पदार्थ एवं विनिर्मित वस्तु दोनों का आयात एवं निर्यात किया जाता है। कल्याणकारी सुविधाएं केवल अल्प रूप से प्रदान सेमी पेरीफेरी में कोर और परिधि दोनों विशेषताएं शामिल होती है। वालस्टीन का सेमी पेरीफेरी में पर ज़्यादा बल देते हैं। अधिनायकवादी सरकार होते हैं। कच्चे पदार्थ एवं निर्मित वस्तुएं दोनों का आयात एवं निर्यात किया जाता है। कल्याणकारी सुविधाएं केवल अल्प रूप में प्रदान की जाती हैं। वालस्टीन के अनुसार परिधि की विशेषता लोकतंत्र का अभाव, कच्चे पदार्थों के निर्यातक है, विनिर्मित वस्तुओं का आयातक है, आलोचना आर्थिक उपचयनवादी हैं, ये केवल आर्थिक कारणों को मानते हैं तथा धर्म, राजनीति इत्यादि की बात नहीं करते हैं। मार्क्सवाद के समर्थक या पक्षकार अर्थव्यवस्था केवल एक कारण नहीं है। इकोनॉमिस्ट डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिस्ट रिडक्शन, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अलग पॉइंट है। रॉबर्ट कॉक्स भूमंडलीकरण विस्तार की नीति। भूमंडलीकरण से केवल पूंजीवादी राज्यों का लाभ होता है। वैचारिक शक्ति के द्वारा कॉमन सेंस पैदा किया जाता है। पूंजीवादी विचारधारा ने अपना सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया। कल्चर हेजेमनी। एंड्रयू लिंकलेटर राष्ट्र राज्य के बजाय मानवता की बात की है और राज्य सुरक्षा के स्थान पर मानविकी सुरक्षा पर बल दिए हैं। नव मार्क्सवाद, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ IR। एक में इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, दूसरा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य या तानाशाही। कैपिटलिस्ट मतलब डिस्ट्रक्शन। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ IR, प्रक्रियावाद के सिद्धांत, ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का सिद्धांत है। ये प्रक्रियावाद के सिद्धांत ये यथार्थवाद की कड़ी विरोधी है। एक में स्टेट सेंट्रिक के विरोधी, दूसरा पावर या सिक्योरिटी के विरोधी, तीसरा नेशनल इंटरेस्ट के विरोधी, चौथा कॉन्फ्लिक्ट के विरोधी। ये अराजकता को नहीं मानते हैं। प्रक्रियावाद के सिद्धांत के अभिप्राय, प्रत्येक राज्य की कुछ मूलभूत प्रक्रिया है। फंक्शन है सिक्योरिटी, सुरक्षा, पुलिस, वेलफेयर। स्टेट फंक्शन में वेलफेयर, इसलिए राज्यों के सहयोग आवश्यक है। सहयोग के लिए कुछ बेसिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। एक में बाजारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा संचार और संपर्क के बेहतर साधन होने चाहिए, तीसरा शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसीलिए इन्हें अंतर्निर्भर उदारवाद का एक भाग भी माना जाता है। सहयोग की व्याख्या, एक में डेविड मिटरेनी, दूसरा अर्नस्ट हैस्को। न प्रक्रियावादी है प्रक्रियावाद, डेविड मिटरेनी। सहयोग होगा लेकिन टेक्निकल लोगों के द्वारा, एग्जाम्पल इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि।
अर्नट न प्रकार अर्नट हास। एक में नो डिवीजन इज पॉसिबल। टेक्निकल एंड पॉलिटिशियनिस्ट के बीच कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। प्रकार्यवाद प्रदर्शनात्मक प्रभाव स्पिल ओवर इफेक्ट पर विश्वास करती है। दूसरा टेक्निकल कोऑपरेशन से पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ता है। चौथा जनरल थ्योरी कोऑपरेशन का मॉडल कहीं भी किसी भी तरीके से अपनाया जा सकता है। एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग का आधार बन जाता है, अर्थात स्पिल ओवर इफेक्ट कहलाता है। सहयोग धीरे धीरे बढ़ेगा, दैट इज ब्रिक बाय ब्रिक। स्पिल ओवर ठीक है, लेकिन संघर्ष भी संभव है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन अर्नेस्ट हेस में पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो था यूरोपियन यूनियन का विकास करने पर अटेंशन है। लोकतंत्र मानवाधिकार को मानते हैं, संघर्ष को भी मानते हैं। एग्जाम्पल में दोस्ती करने के लिए प्रदर्शन। स्पिल ओवर इफेक्ट प्रदर्शनात्मक प्रभाव। वर्किंग पीस मॉडल। निकाय या तंत्र या व्यवस्था का सिद्धांत। ओनली सिस्टम थ्योरी ऑफ आयर। एक में परंपरागत सिद्धांतों की खामियां। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी सामान्य सिद्धांत का विकास नहीं हो सका। दूसरा मार्क्सवादियों के द्वारा कहा गया कि उनका सिद्धांत वैज्ञानिक है, परंतु वास्तविक रूप में वैज्ञानिक नहीं है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अमेरिका में व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयास किए गए। व्यवस्था सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं? एक में इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक बनाना है। दूसरा, इसीलिए व्यवस्था सिद्धांतकार यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्राकृतिक विद्वानों की भांति स्टडी किया जा सकता है, इसीलिए यह अध्ययन मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री कहलाता है। तीसरा, व्यवस्था सिद्धांतकारों ने कभी भी स्वयं को राजनीतिक व्यवस्था का नाम नहीं लिया है। चौथा, कापलान ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द के बजाय केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य को दंड देने वाली कोई शक्ति या सत्ता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्था सिद्धांत अपनी मूल मान्यता के ही प्रतिकूल है। पाँचवें, परंपरावादी अध्ययन आंशिक एवं एकांगी, पार्शियल एंड अनडायमेंशनल यूनिडायमेंशनल, क्योंकि उदारवादी सहयोग की बात करते हैं तथा यथार्थवादी संघर्ष पर बल देते हैं। इस थ्योरी का डिबेट एक में आइडियलिज्म या रियलिज्म, दूसरा ट्रेडिशनलिज्म या बिहेवियरलिज्म या पॉजिटिविज्म वैज्ञानिकता। सिस्टम थ्योरी में नियो डिबेट, चौथा रेशनलिज्म या रिफ्लेक्शनिज्म। पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। आउट टू बी और इज में वैल्यू नॉर्मेटिव स्टडी मानकीय और इज में फैक्ट साइंटिफिक पॉजिटिव। कापलन का सिद्धांत इंटरनेशनल सिस्टम। कापलन का व्यवस्था सिद्धांत इंटरनेशनल सिस्टम वॉल स्टेट अधिकारीकर्ता सुपरनेटिव नेटो यूएन यूनिवर्सल एक्टर और उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मानते हैं, जबकि यथार्थवादी राज्य केंद्रित विश्व को मानते हैं। स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड। कापलान का मॉडल हिस्टोरिकल। ए में बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। दूसरा लूज बाय पोलर सिस्टम, ढीला द्विध्रुवीय व्यवस्था। पोल इंडिकेट्स पावर बिटवीन 1 and 2। कापलान का हाइपोथेसिस, भविष्यवाणी की परिकल्पना। एक में टाइट बाइपोलर, एग्जाम्पल यूएसएस एंड रसिया का, तथा गुटनिरपेक्ष राज्य खत्म हो जाए। दूसरा, यूनिवर्सल एक्टर, यूएनओ के द्वारा वर्ल्ड को चलाया जाए। तीसरा, हेरार्किकल सोपानीकर्ता एक्टर मॉडल, यूएसए, चाइना, यूके इत्यादि। चौथा, यूनिट वीटो मॉडल, सभी राज्यों के पास परमाणु बम हो जाए। कापलन व्यवस्था के सिद्धांत का आलोचक, क्रिटिसिज्म। एक में व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक या साम्यवस्था या स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक है, जो उदारवाद से पूंजीवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जैसे को तैसा है, स्टेटस को मतलब जैसे को तैसा, जो अमीर हो वो भी अच्छा हो, जो गरीब हो वो भी अच्छा हो।
स्टेटस को। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक, व्यवस्था सिद्धांत के आलोचक कुछ रॉबर्ट क्रोक्स जैसे नव मार्क्सवादी का मानना है कि प्रत्येक सिद्धांत एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, ये कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों की भांति नहीं है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ सिस्टम थ्योरी ऑफ कापलान के सिद्धांत, कापलान के व्यवस्था सिद्धांत की उपयोगिता। एक में कापलान की इसी व्यवस्था सिद्धांत को आधार बनाते हुए नव यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्ट्ज ने संरचनात्मक यथार्थवाद का विकास किया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ। व्यवहारवाद से गेम थ्योरी का विकास, जीरो सम, नॉन जीरो सम, जीरो सम में अपना विकास दूसरे का विनाश, नॉन जीरो सम में फायदे और नुकसान एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं अर्थात कोऑपरेशन, नॉन जीरो सम में प्रिजनस डायलेमा और चिकन गेम। जब दो राज्यों के बीच परमाणु संकट उत्पन्न हो जाए तो किसी एक को साइड हटना पड़ेगा। तीसरा, व्यवहारवाद और व्यवस्था उपागम से प्रभावित होकर निर्णय निर्माण सिद्धांत का भी विकास किया। डिसीजन मेकिंग थ्योरी का विकास किया गया। डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट, हु इज लीडरशिप या व्हाट इज इनवायरमेंट। निष्कर्ष, व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विज्ञान की भांति सिद्धांत का विकास संभव नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी, रचनावाद के प्रतिपादक अलेक्जेंडर वैन डेट, अलेक्जेंडर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनके द्वारा नव यथार्थवादी की आलोचना की गई है रचनावादी के द्वारा, क्योंकि केनेथ वाल्ट्ज का यह दावा है कि यह विश्व अराजकतापूर्ण है जो एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ सच्चाई है। अलेक्जेंडर वैन डेट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भौतिक वैज्ञानिक रूप में समझने का प्रयास ही निरर्थक है। इनके अनुसार राज्य सरकार कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, अपितु मानवीय विचारों का परिणाम है। इसीलिए अलेक्जेंडर वैन डेट ने कहा, अराजकता कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है और न ही सार्वभौमिक है, बल्कि मानवीय विचारों का परिणाम है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए अराजकता भी मानव निर्मित है। अलेक्जेंडर वैन डेट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग संभव नहीं है। अलेक्जेंडर वैन डेट ने कहा कि इस विश्व में दो प्रकार की घटनाएं विद्यमान हैं। एक में नेचुरल वर्ल्ड जो निश्चित हैं, वस्तुनिष्ठ है, सार्वभौमिक है, जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, सोशल वर्ल्ड, सामाजिक विश्व, जिसमें राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मानवीय विचारों का परिणाम है, इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग संभव नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑफ आईआर, उत्तराधुनिकतावाद के सिद्धांत। मॉडर्निस्ट, एक में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, दूसरा बाइनरी। पोस्ट मॉडर्निस्ट डरिडा, लिवटांट, मिशेल फूको और ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं कर सकते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड। दूसरा कंटेंट, तीसरा फ्रैगमेंटेड, डिफरेंट। दुनिया में कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक नहीं। ये विज्ञानवादियों की निर्माण करते हैं। रिचर्ड एस्ले के अनुसार, रिचर्ड एस्ले ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक सिद्धांत का व्यवस्था का खोज करते हैं, जबकि सच्चाई और ज्ञान बिखरा हुआ होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है, बल्कि सभी सिद्धांतों में आंशिक सच्चाई है। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावादी शांति, मानवीय सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है। इसीलिए ये विश्व को भौतिक मानने के बजाय उत्तर भौतिकवादी, पोस्ट मैटरलिस्ट समाज के विचार देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत सिद्धांत दो विरोधाभासी समूहों में विभाजित हैं, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, परंपरावाद, व्यवहारवाद। ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, एशिया, अफ्रीका, इजिप्ट के विचारक एडवर्ड सेड के द्वारा यह कहा गया कि प्राच्य समाजों का वर्णन पश्चिमी दृष्टिकोण से करना उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के द्वारा प्राच्य समाजों को असभ्य पिछड़ों के रूप में चित्रित किया गया है। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि समूची अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने निर्मित सिद्धांत यूरोप एंड अमेरिका केंद्रित प्रतीत होते हैं, क्योंकि यथार्थवाद में जिस शक्ति संघर्ष को चित्रित किया गया होगा यूरोप अमेरिका के लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई देता है। उदारवादियों ने
प्रकार्यवाद ने जिस बाजारवादी व्यवस्था का उल्लेख किया वह यूरोपीय व्यवस्थाओं की ज़्यादा अनुकूल प्रतीत होता है, परंतु इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को साम्राज्यवादी कहना पूर्णतः उचित प्रतीत नहीं होता। इलस्ट्रेट एक वर्तमान घटना को लेकर आप लिखें। समालोचना क्रिटिकल एग्जामिन मतलब पहले निगेटिव लिखे फिर लास्ट में पॉजिटिव लिखें। विश्लेषण एनालिटिक में क्यों है, कैसे है, थे, न होता तो क्या होता। चर्चा डिस्कस में एक तरफे एक तीनों डायमेंशन लिखें। एक बार एक उत्तर में तीनों डायमेंशन लिखे। चर्चा में डिस्कस में एवल्यूशन मूल्यांकन में एक मूल्य पर दो विद्वानों का विचार है, दोनों की बातों को लिखे फिर लास्ट में किसका सबसे अच्छा है ये लिखें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत डेविड ह्यूस्टन इंग्लिश स्कूल में उदारवाद प्लस यथार्थवाद। इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकल होनी चाहिए, वर्तमान में फ्यूचर तक लिंक करते रहें। मूर्त शब्द लिखें, भाववाचक कम ज़्यादा स्पेस देके 50 शब्द के लिए 3 पेज मिलते हैं। बड़े आकार में लिखें। 20 × 3 60 छोटे पेज रखने। क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्यों को आधुनिक संदर्भ में समझाने के कापलान की व्यवस्था की व्याख्यात्मक संभावना का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में 3 सिद्धांतकारों के द्वारा गैर राष्ट्रीय कर्ता को अधिक महत्व दिया गया, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में उच्च राजनीति हाई पॉलिटिक्स एवं लो पॉलिटिक्स निम्न राजनीति के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। निष्कर्ष न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी आर्म फोर्स डिटरेंस रीजन परमाणु प्रसार में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन परमाणु प्रसार रियलिस्ट थ्योरी अप्लाई रीजन स्टेट सेल्फ हेल्प केनेथ वाल्ज ने कहा था। यूने को फूटा ढोल मानते हैं, यूने नहीं कर पाएगा मेरा सुरक्षा मिसट्रस्ट रियलिस्ट थ्योरी में मिसट्रस्ट सिक्योरिटी डायलेमा। 5वीं टेक्नोलॉजिकल ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी आर्म रेस। कॉस्मोपॉलिटनिज्म में मूल मतलब सार्वजनीनवाद में कॉस्मोपॉलिटनिज्म में मूल मतलब एक में व्यक्ति की प्राथमिकता अर्थात मानवीय गरिमा का महत्व ज़्यादा। दूसरा राज्य मानव के अधीन आता है, राज्य मानव की रक्षा के लिए होता है। दूसरा मानवीय सुरक्षा मानव से संबंधित वैश्विक मुद्दा की बात करते हैं। प्रकार्यवाद फंक्शनलिस्ट थ्योरी एक में उदारवाद का एक रूप है। कोहेरेशन ने प्रकार्यवाद को उदारवाद का रूप माना है। वर्तमान विश्व में राज्य के विभिन्न प्रकार्य हो रहे हैं। आज का राज्य तो कल्याणकारी राज्य है। प्रकार्यवादी हमेशा यथार्थवादी के आलोचक है। राज्य की प्रकार में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य, वासना इत्यादि राज्यों के बीच सहयोग की बात करते हैं। बाह्य प्लस आंतरिक प्रकार्यवाद उदारवादी से अलग कैसे हैं? एक में सहयोग का एजेंट कौन होगा, एक में तकनीक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र। प्रकार्यवादी डेविड मेट्रानी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑफ आईआर आधुनिकतावाद मॉडर्निज्म। एक में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में अंतर, ऑब्जेक्टिव मीन्स, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा बाइनरी राइट एंड रॉन्ग। उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म। एक में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दूसरा कॉन्टेंट्स इज इम्पोर्टेंट बट फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ज्ञान हमेशा बिखरा होता है, उसके अनेक आयाम होता है।